कृषि अपार क्षमताओं से भरी है, लेकिन फिर भी कुछ सच्चाइयां हमें स्वीकार करनी होगी। हम कृषि प्रधान देश कहे जाएं, उसके बावजूद भी आज करीब करीब 65-70 हजार करोड़ रुपए का खाद्य तेल हम बाहर से लाते हैं। ये हम बंद कर सकते हैं। हमारे किसानों के खाते में पैसा जा सकता है। ये पैसों का हकदार हमारा किसान है, लेकिन इसके लिए हमारी योजनाएं उस प्रकार से हमें बनानी होगी। हमने पिछले दिनों दालों में प्रयोग किया, उसमें सफलता मिली। अब दालों को बाहर से लाने में खर्चा हमारा काफी कम हुआ है। ऐसी कई चीजें, कई खाद्य चीजें बिना कारण हमारे टेबल पर आज आ जाती है। हमारे देश के किसानों को ऐसी चीजों को उत्पादन में कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ा गाइड करने की जरूरत है। और इसलिए ऐसे कई कृषि उत्पाद हैं जो हमारे किसान न सिर्फ देश के लिए पैदा कर सकते हैं, बल्कि दुनिया को भी सप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि सभी राज्य अपनी एग्रो क्लाइमेटिक रीजनल प्लानिंग, उसकी स्ट्रेटेजी बनाएं, उसके हिसाब से किसान को मदद करें। साथियों, बीते वर्षों में कृषि से लेकर पशुपालन और मत्स्य पालन तक एक होलिस्टिक अप्रोच अपनाई गई है। इसका परिणाम है कि कोरोना के दौर में भी देश में कृषि निर्यात में काफी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन हमारा पोटेंशियल इससे अनेक गुना ज्यादा है। हमारे प्रोडक्ट्स का वेस्टेज कम से कम हो, इसके लिए स्टोरेज और प्रोसेसिंग पर भी ध्यान देने की जरूरत है, और उसमें इन्वेस्टमेंट के लिए हमें जितने भी पोटेंशियल जहां भी है उसको जोड़ना पड़ेगा। हमें जानते हैं कि भारत साउथ ईस्ट एशिया में रॉ फिश एक्सपोर्ट करता है। जब मैंने प्रारंभ में कहा, वहां वो फिश प्रोसेस करके भारी मुनाफे और प्रोसेस प्रोडक्ट के तौर पर बेची जाती है। क्या हम सीधे प्रोसेस फिश प्रोडक्ट को बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट नहीं कर सकते? हमारे सभी कोस्टल स्टेट खुद अपना इनिशिएटिव लेकर के इस पूरे ग्लोबल मार्केट को ऊपर अपना प्रभाव पैदा नहीं कर सकते हैं? ऐसी स्थिति कई और क्षेत्रों, कई और प्रोडक्ट्स के साथ है। हमारे किसानों को जरूरी आर्थिक संसाधन मिले, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, आधुनिक टेक्नोलॉजी मिले, इसके लिए रिफॉर्म्स बहुत जरूरी हैं। साथियों, हाल ही में ऐसे कई रिफॉर्म्स किए गए हैं जो रेगुलेशन को कम करते हैं, सरकार का दखल कम करते हैं। मैंने पिछले दिनों देखा, सरकार के अंदर सामान्य व्यक्ति को कंप्लायंस, हजारों ऐसे कंप्लायंस हैं जिसको हम निकाल सकते हैं। जैसे पिछले दिनों हमने 1500 कानून खत्म किए। मैं राज्यों से आग्रह करूंगा, आप एक छोटी टीम बिठाइए, बिना कारण, अब जब टेक्नोलॉजी है तो बार बार चीजें मांगने की जरूरत नहीं है लोगों से। ये कंप्लायंस का बर्डन देश के नागरिक के सर पर से हम कम करें, राज्य आगे आए। मैंने भी भारत सरकार में कहा है और हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी उसके पीछे लगे हुए हैं, कंप्लायंस की संख्या जितनी कम हो करनी है। ये भी ईज ऑफ लिविंग के लिए बहुत जरूरी है। उसी प्रकार से साथियों, युवाओं को अपना सामर्थ्य खुलकर दिखाने का भी हमें मौका देना होगा। कुछ महीना पहले ही आपने देखा होगा, कुछ महत्वपूर्ण निर्णय किए गए। उसकी चर्चा बहुत ज्यादा नहीं होती है, लेकिन इसका परिणाम बहुत बड़ा होता है। ओएसपी रेगुलेशंस को रिफॉर्म किया गया था। इससे युवाओं को कहीं से भी काम करने की फ्लेक्सिबिलिटी मिली है। इसका बहुत बड़ा लाभ हमारे टैक्स सेक्टर को मिला। मैं अभी पिछले दिनों आईटी सेक्टर के लोगों से बात कर रहा था। मुझे कईयों ने बताया कि उनके 95% लोग अब घर से ही काम कर रहे हैं और उनका काम अच्छा चल रहा है। अब देखिए ये कितना बड़ा बदलाव आ रहा है। हमने इन चीजों पर बल देना होगा। हमें ऐसी जो बंदिशें हैं, उन सारी बंदिशों को समाप्त करना चाहिए। काफी मात्रा में हमने पिछले दिनों रिफॉर्म करके किया भी है। आपने देखा होगा, कुछ दिन पहले हमने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय किया है। जियो स्पेशियल डेटा से जुड़े नियमों को भी लिबरलाइज कर दिया है। जो अभी हमने किया है वो अगर आज से 10 साल पहले हम कर पाते तो शायद ये गूगल वगैरह भारत के बाहर नहीं बनते, वो हमारे यहां बनते। हमारे ही लोगों की टैलेंट है, लेकिन प्रोडक्ट हमारी नहीं है।
इससे हमारे स्टार्टअप्स और टेक सेक्टर को तो बहुत बड़ी मदद मिली है। मैं चाहता हूं कि ये फैसला देश के सामान्य मानवी की ईज ऑफ लिविंग बढ़ाने में मदद करेगा। और साथियों, मैं दो चीजों का आग्रह करूंगा। आज विश्व में हमें एक अवसर प्राप्त हुआ है। उस अवसर को जुटाने के लिए हमारी कोशिश रहनी चाहिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस।